जो क्लोरोसिस है किसकी किस एलिमेंट्स की वजह से होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। ये आपको नेम याद होना चाहिए, यदि आपने केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो सभी के नेम्स अच्छी तरह से याद होंगे। नेक्रोसिस हमने बताया था, डेथ ऑफ टिश्यूज हो जाते हैं, मतलब टिश्यूज की डेथ हो जाती है, ठीक है। और किसकी कमी से होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरॉन और सल्फर और मॉलिब्डेनम। ये एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है ना, क्लोरोसिस है। तो सबके एलिमेंट अलग हैं। स्टंटेड ग्रोथ, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी। स्टंटेड ग्रोथ मतलब समझ रहे हैं ना कि प्लांट जो बड़ा हो गया वो एजिंग कंडीशन में है, अब वो ग्रो ही नहीं करेगा, स्टंटेड ही रहेगा, उसमें लीफ ग्रो नहीं करेंगी, ना ही ब्रांचेस, नथिंग। तो ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की कमी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम की वजह से। ओके, समझ में आया होगा। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, premature fall of leaves and birds is caused by deficiency of potassium and phosphorus। मतलब leaves premature fall of leaf मतलब लीफ बड़ी निकली है और तभी वो गिर जाती है, बर्ड्स हैं वगैरह वो अपने आप ही गिर जाते हैं, तो ये पोटेशियम और फास्फोरस की वजह से होता है। ओके, डिले इन फ्लावरिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। मींस फ्लावरिंग होने में डिले हो जाना, मतलब फूल बड़ी समय से आ नहीं रहा है, कहने का मतलब लंबा समय हो गया और जो हमारा प्लांट है वो फ्लावर ही नहीं दे पा रहा है, तो इट्स मीन क्या है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है, सल्फर की कमी है, मॉलिब्डेनम की कमी है, ठीक है। अपटेक ऑफ मिनरल एलिमेंट्स मतलब मिनरल एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर, कौन से प्रोसेस में, जो वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें कैसे वर्क करते हैं, कैसा प्रोसेस चलता है। लेट्स सी, प्लांट अब्सॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जो प्लांट है वो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स कहाँ से, मिट्टी से निकाल लेते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस बाय द रूट्स, ये किसके द्वारा, ये जो अपटेकिंग होता है कैसे इन मिनरल्स को लिया जाता है, तो वो है रूट्स के द्वारा, है ना। मे बी बाय पैसिव और एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ लीजिए, आगे और भी है, अभी थोड़ा समझाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, it is the initial and rapid phase wherein ions are absorbed into the outer surface of the cell through the apoplast pathway. It does not require use of any metabolic energy. मीन्स इस पूरी प्रोसेस में देर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज नहीं होता है। होता क्या है, रैपिड फेज होता है जहां पर आयन अब्सॉर्ब करे जाते हैं इनटू द आउटर स्पेस, जो बाहर का स्पेस होता है वहां पर ऑफ द सेल, सेल के बाहर के स्पेस में ये अब्सॉर्ब करे जाते हैं थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए जो बाहर के आयंस हैं, बाहर के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो आउटर स्पेस है उसमें, सेल के आउटर स्पेस में एंटर कराया जाता है। इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ती है, कैसे, इट इज द सेकंड फेज ऑफ आयन अपटेक, मतलब आयन को ग्रहण करने का ये दूसरा तरीका होता है, दूसरा स्टेज होता है। द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, आयन जो है ना बाहर के, उनको धीरे धीरे अंदर के स्पेस में लाया जाता है। द सिंपलास्ट ऑफ सेल, सिंपलास्ट सेल्स की जो सिंपलास्ट है वहां पर लाया जाता है, अभी सिंपलास्ट बताएंगे। इट नीड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, अब इसको जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करने की, एक्सपेंडिचर माने खर्च करना, ओके। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या बोला जाता है, उसको फ्लक्स बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ आयंस इज फ्लक्स। व्हेन द आयंस मूव इनटू, when the ions move into the cell, it is called influx। जब ये जो आयन है वो कहां पर चले जाते हैं, सेल में चले जाते हैं, तब इनको बोला जाएगा क्या, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स इंपोर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस, मतलब बाहर की तरफ आयंस का जाना, इसे ई फ्लक्स बोला जाता है। बाहर की तरफ जाना ई फ्लक्स, अंदर की तरफ आना इनफ्लक्स, और मूवमेंट ऑफ आयंस होना वो फ्लक्स होता है। मींस किसी भी एलिमेंट का आयंस का लगातार चलते रहना ये फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में भी फ्लक्स को पढ़ते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी, ओके ओके ओके, या ठीक है ठीक है ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जैसे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं जो अपने आप ही अपना फूड बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस जो प्लांट्स अपना फूड खुद ही तैयार कर लें उन्हें बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और न्यूट्रिशन है तो फीडर, मतलब उसको फूड को बना पाए। हेटरोट्रॉफिक जो क्या करें, किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और होस्ट से अपना क्या ले लें, अपना फूड ले लें। मीन्स ये अपने आप फूड नहीं बना पाते। कौन, हेटरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन में जो आएगा, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या करेंगे, वो हेटरोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। अदर अदर किसी होस्ट से अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइट प्लांट्स, ठीक है। सेप्रोफाइट का मतलब डेथ एंड डिके मटेरियल पर रहने वाले, डेथ एंड डिके मटेरियल पर। जैसे आपने, अगर हम बोले माइकोलॉजी में, जैसे म्यूकर है, म्यूकर डेथ एंड डिके मटेरियल पर उग जाता है, देखा आपने। सेकेंड है आपका पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक का मतलब है कि जो दूसरे होस्ट पर रहे तो सही लेकिन अपना ही फायदा करे, मीन्स द ऑर्गेनिज्म, ऐसे बोल दीजिए, द प्लांट्स विच lives on the host cell and get its only own benefit, मतलब सिर्फ अपने ही बेनिफिट लेगा जो प्लांट है। अब प्लांट आपने देखा भी आराम से, देखा होगा आपने, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल जिसको बोला जाता है, डोडर, ठीक है। तो डोडर कैसा, पैरासिटिक प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आपने बहुत देखे हैं, जैसे कि नेपेंथीज है, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ओके, और ड्रोसेरा है, ये आपके इसी एग्जांपल में आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट में। अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिएंट एक्विजिशन। न्यूट्रिएंट एक्विजिशन देखो, इसमें आपका मोनाट्रोपा भी आ जाता है, देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन एक्विजिशन की बात करते हैं, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन एक्विजिशन इन प्लांट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ रूट आर्किटेक्चर। रूट की आर्किटेक्चर का बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स रोल है यहाँ पर दिखाया जाता है न्यूट्रिएंट एक्विजिशन में। कैसे वो किस चीज को कैसे उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में रिलेशन चल रहा है, कैसे जो अब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है। जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बात होगी, न्यूट्रिएंट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे आपने देखा रूट में आपके नॉस्टॉक एनाबीना रिलेशनशिप करते हैं सिम्बायोसिस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रूट में प्रेजेंट है उनके बारे में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप और उन ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। प्लांट्स अडाप्ट टू न्यूट्रिएंट लिमिटेड एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाइंग देयर रूट सिस्टम। प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट लिमिटेड एनवायरनमेंट्स अपने वातावरण बना लेता है बाय मॉडिफाइंग देयर रूट सिस्टम, अपने रूट सिस्टम को बनाकर। एंड फॉर्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइक माइकोराइजा। और एक क्या बना लेता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है, एक सहबंध बना लेता है सहजीवन वाला, जैसे कि माइकोराइजा होता है, जैसे कि माइकोराइजा होता है, विच एनहांस न्यूट्रिएंट अपटेक, जो क्या कर देता है, एनहांस कर देता है किसका, न्यूट्रिएंट अपटेक का, मतलब न्यूट्रिशन को कैसे उसको रूट के द्वारा ले जाना है, तो उसमें आपका ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, ओके। रूट आर्किटेक्चर एंड न्यूट्रिएंट एक्विजिशन। रूट आर्किटेक्चर, ओके, या तो रूट का आर्किटेक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड न्यूट्रिएंट एक्विजिशन कैसा होगा, कैसे वो ऑब्जर्व करेगा, कैसे वो रिलेशनशिप को दिखाएगा। जैसे माइकोराइजा दे रखा है, तो माइको माने तो पता होगा आपको, फंगस, फंगस और रूट का रिलेशनशिप यहाँ पर होता है, उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट एनहांस हो जाता है अपटेकिंग में, ठीक है। रूट सिस्टम अडाप्ट टू न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। रूट सिस्टम क्या कर देता है, अडेप्टेबिलिटी बना लेता है न्यूट्रिएंट आपकी अवेलेबिलिटी के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि प्लांट रूट्स आर नॉट स्टैटिक। प्लांट जो रूट हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं, दे डायनेमिकली एडजस्ट देयर स्ट्रक्चर, वो अपने आप ही डायनेमिक तरीके से अपनी स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, बना लेती हैं। ब्रांचिंग, एलोंगेशन, रूट हेयर डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जो स्पेशलाइज्ड होंगे, जैसे सम प्लांट्स डेवलप्ड
स्पेशलाइज रूट स्ट्रक्चर लाइक क्लस्टर रूट, है ना, विच एनहांस द अपटेक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। ये आपके न्यूट्रिशन दे रखे हैं, फॉस्फोरस है, पुअर फ्रॉम न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, मिट्टी से भी वो क्या करते हैं, जो बेकार मिट्टी है वहां से भी उनको कैसे वो अपने स्ट्रक्चर को बना पाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर को, रूट स्ट्रक्चर को। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने एक तो माइक्रोराइजा यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है, तो माइक्रोराइजा की बात नहीं करते हैं। जब भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पूछी जाए रूट और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आप माइक्रोराइजा बोल सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करनी है, इसमें है आपका माइक्रोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोबैक्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। माइक्रोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई, ओके, जो क्या करता है, अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करता है, स्पेशली फॉस्फोरस को इनटेक करता है, अपटेक करना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, नाइट्रोजन को जैसे कि लेग्यूम्स है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं विद बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सिंपल नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाते, बाय द हेल्प ऑफ एनी बैक्टीरिया दे ट्रांसफॉर्ड इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड है आपका न्यूट्रिएंट एक्विजिशन मैकेनिज्म, कैसे होता है ये आपके बारे में, ये इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने बताया था कि इसमें आपको तो जरूरत पड़ती है किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लांट एक्टिवली पंप न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस देयर रूट सेल मेम्ब्रेन, क्या कर देते हैं प्लांट, जो न्यूट्रिएंट्स को पंप करते हैं अपने रूट सेल मेम्ब्रेन की तरफ यूजिंग एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, जितने भी वहां पर पदार्थ हैं, वहां पर एलिमेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट काम करता है कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सम न्यूट्रिएंट्स आर पैसिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द रूट सेल, रूट सेल में जाते हैं वो धीरे धीरे, लेकिन थ्रू प्रोसेस लाइक मास फ्लो वेयर न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट के जरिए वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन नहीं होता है। फोर्थ क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट एक्विजिशन, क्या मतलब है, जैसे कि फैक्टर्स न्यूट्रिएंट एक्विजिशन को क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट है उसे अफेक्ट करते हैं, सॉइल पीएच है। द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द न्यूट्रिएंट एक्विजिशन, पहले से ही न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट है वहां पर तो वो क्या करेंगे, प्राइमरी फैक्टर की तरह आगे जाके न्यूट्रिएंट एक्विजिशन को सपोर्ट करते हैं। सॉइल पीएच भी इफेक्ट करता है, सॉइल टेम्परेचर भी, ठीक है। न्यूट्रिएंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे पढ़ लीजिए, राइजोस्फीयर क्या है, द जोन ऑफ सॉइल सराउंडिंग द रूट इज कॉल्ड द राइजोस्फीयर, द जोन ऑफ सॉइल सराउंडिंग द रूट इज कॉल्ड राइजोस्फीयर, ये आपको याद करना है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी मिलेगी विद द रूट, ठीक है, बस इतना ही रखेंगे। रूट एक्सिटस क्या है, रूट एक्सिटस क्या है, मतलब इस चीज, रूट के द्वारा किस किस को ऑब्जर्व करा जा रहा है, जैसे कि प्लांट रिलीज केमिकल फ्रॉम देयर रूट, प्लांट क्या करते हैं अपने एक्सुडेटस का मतलब होता है किसी भी, आपने देखा भी होगा जैसे ह्यूमन के स्किन है, उसकी एपिडर्मिस कट जाती है तो वहां से कुछ ना कुछ सिक्रीशन निकलने जाता है, तो रूट कुछ ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं जो किसी में जाके आगे जाके आप टेकिंग में या फिर हेल्प करते हैं आगे जाके, जैसे कि प्लांट रिलीज केमिकल्स फ्रॉम देयर रूट एक्सिटर्स जिन्हें बोलते हैं, दैट कैन सोल्यूबलाइज न्यूट्रिएंट इन द सॉइल फैसिलिटेट देयर अपटेक, कहने का मतलब है जो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सोल्यूबल करने का काम करते हैं, सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं, एज ए सिक्रीशन वो निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया है कार्बन इफेक्ट। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये आपका एनिमल के ऊपर दे रखा है, ये प्लांट के ऊपर है, इसमें रेड ब्लड सेल आरबीसी दे रखे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जहां पर सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब सीधी सी बात है, एक मान लीजिए एक बीकर है, बीकर में पानी भर दिया, पानी में कंसंट्रेशन नमक का बहुत ज्यादा कर दिया, अब उसमें आप कुछ भी रखेंगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, श्रिवल्ड हो जाएंगी, काफी श्रिवल्ड, है ना, श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये बिल्कुल श्रिंक हो गई है आरबीसी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। आइसोटोनिक क्या होता है, बिल्कुल उसमें कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूट है उनका सेम ही कंसंट्रेशन रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम ही सेल है वो सेम रहेगी। हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक होता है जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन की मात्रा थोड़ी कम है, ठीक है, जैसे कि आपने किशमिश देखा, किशमिश को पानी में भिगा देना होता है, वो हाइपोटोनिक में आ जाता है।
प्लाज्मोलाइसिस हो जाना, ये एनिमल प्लांट सेल है। प्लांट सेल कैसी हो रही है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया, प्लाज्मा जो है वो बिल्कुल कंट्रिक्ट हो गया, मतलब शेवल्ड हो गया। ये प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर दिखाया गया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक में इक्विलिब्रियम में रहते हैं सेम, और हाइपोटोनिक में ये चीजें फूल जाती हैं, स्वेल्ड अप हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको दोबारा से थोड़ा समझेंगे। देखो, सीधी सी बात है, जो ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस मेम्ब्रेन उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब्सटेंसेस जाते हैं कंसंट्रेशन की तरफ और इनमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है एनर्जी की, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की पड़ती है, एटीपी का यूज करते हैं। और एंटीपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट एक टाइप होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जहां पर दो मॉलिक्यूल जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, ये डेफिनेशन हमने लिखी है एमपी कौशिक बुक से, बहुत ही अच्छी है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, मतलब ग्रेटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो क्या है, आयंस ऑफ गैस हैं, गैस के यहाँ लिक्विड हैं, लिक्विड का मूवमेंट है, या फिर सॉलिड का है, हायर कंसंट्रेशन है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, वो डिफ्यूजन होगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन which involves द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, या फिर डिफरेंशियली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकती है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जिस्टेंस होगा ही होगा। फ्रॉम एन एरिया टू वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, पासिंग होता है, वो आगे जाके एंटर करती है किसमें, वेयर द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। आई बात समझ में, मींस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये ऑस्मोसिस हुआ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन सामग्री से नीचे, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, विदाउट रिक्वायरिंग एनर्जी, लेकिन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया हमने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी, दो टाइप में है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में यहाँ पर आपको डायरेक्टली एटीपी का यूज करा जाता है, टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाता है। एग्जाम्पल बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करा जाता है, विच मेंटेन्स द सेल्स आयन बैलेंस। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन आयन ग्रेडियंट, मतलब पहले से सामग्री में जो आयन ग्रेडियंट एनर्जी है वहां से ये यूज कर लेता है। क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बनी हुई एनर्जी है उसका यूज करता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ही जाएगा, ठीक है। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट समझ लो, टू सबस्टांसेस मूव इन द सेम डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के पार दो सबस्टांसेस हैं, दो पदार्थ हैं, वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन कैसे, मेम्ब्रेन के पार टू सबस्टांसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अब दो पदार्थ हैं, है ना, दो मैटर हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मेम्ब्रेन के पार, इतना अंतर है, उसे एंटीपोर्ट बोलते हैं। पैसिव और एक्टिव समझ लीजिए, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत ही पड़ेगी, एटीपी का यूज हो रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पर आगे जा रहा है। एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट हमने बता दिया आपको, एग्जाम्पल रख लो, जैसे कि द सोडियम पोटेशियम पंप कैन ऑल्सो बी कंसिडर एन एंटीपोर्ट, ठीक है, अभी हमने सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करा था, अभी पढ़ा था। अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, आपका एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर दो मॉलिक्यूल्स और आयंस जाते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिसे एंटीपोर्ट बोल रहे थे ना, वही है।
मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन का यूज कैसे कराया जाता है, कौन कौन सी, फॉर्म पोर्स, चैनल प्रोटीन्स जिन्हें चैनल प्रोटीन बोला है, फॉर्म पोर्स इन द मेम्ब्रेन अलाउइंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। मतलब चैनल प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो पोर्स के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास करने के लिए जगह देती हैं। कैरियर प्रोटीन कौन सी है, जो बाइंड करती हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को और ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन के पार इसको पहुंचाती हैं। पंप्स क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूजिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम है ये। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं आपकी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखो, जो एंडोसाइटोसिस आपने पढ़ा है अभी, इसको वेसिकल ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं। वेसिकल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सच एज प्रोटीन है और बड़े बड़े पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, इनके कंसंट्रेशन के द्वारा सेल में जाने में कठिनाई होती है। तो कैसे काम करेंगे, जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेल्प, उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है। किस तरीके से जाते हैं, कॉल्ड वेसिकल ट्रांसपोर्ट। वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। मतलब जो बड़े पार्ट मिल गए मॉलिक्यूल्स के, वो कैसे जाएंगे, वेसिकल की हेल्प से। इसीलिए वो दो टाइप के हैं, एक आपका क्या है यहाँ पर, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको समझ लो। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि अंदर से, यहाँ से आपके जो वेस्ट मटेरियल है किसी भी सेल का, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करेगा, वेसिकल में ये सभी इकट्ठे हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे और बाय द थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये था एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या, बाहर का कोई मॉलिक्यूल जो बड़ा पार्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, पोर के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर आ जाएगा और वेसिकल्स में एंटर हो जाएगा। बस इतना एंडोसाइटोसिस हुआ, इतना ही मतलब था इसका। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको जरूरत है इसको दोबारा से देखने की। ओके, थैंक यू।